हेलो बच्चों, हम लोग अपना प्रीवियस टॉपिक रिफ्रैक्शन आज कंटिन्यू करेंगे और होप आज ही इसे हम लोग खत्म कर देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कल हम लोग ने बच्चों पढ़ा था रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। अब वो ऐसा होता क्यों है उसका रीजन देखते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है The cause of refraction is the change in speed of light while going from one medium to another। क्यों रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या हो जाती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। इसी वजह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से। अब यहां पर देखते हैं, अब हमने ऊपर एक मीडियम बनाया एयर और नीचे बना दिया एक मीडियम वाटर। एयर को ए से डिनोट किया, वाटर को डब्ल्यू से। ठीक, अब हम लोग ने कल पढ़ा था सबसे तेज स्पीड ऑफ लाइट किस में ट्रैवल करती है बच्चों? एयर या वैक्यूम में। दोनों में बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है एयर और वैक्यूम में। ठीक, तो सबसे तेज अब यहां पे स्पीड ऑफ लाइट एयर से आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये हमारा कहलाता था इंटरफेस, जहां पे दो मीडियम सेपरेट होते थे। लेकिन जैसे ही रे ऑफ लाइट वाटर में इंटर होगी तो अब यहां पे क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया ना। तो यहां पे क्या हो जाती थी, अब ये हमने एक नॉर्मल बना दिया तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती थी। आना तो सीधा चाहिए था इस तरह से, लेकिन अपने पाथ से बेंड हो जाती थी। क्यों? अब उसका रीजन हमें पता चल गया है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यहां पे चेंज हो जाती है। सबसे तेज लाइट किस में ट्रैवल करती है बच्चों? अभी हम लोग ने जाना एयर या वैक्यूम में। लेकिन जैसे ही वो वाटर में इंटर करेगी तो क्या होगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब यहां पे एक नोट लिखा है बच्चों, ये देखना। इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन डेंसर मीडियम एंड एज अ रिजल्ट लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो यही वाला एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। अब कल हम लोग ने यह भी जाना था रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम बच्चों किसे कहते हैं? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट तेज ट्रैवल करे। और डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो एयर हमारा कैसा मीडियम है? रेयर। और वाटर कैसा मीडियम है? डेंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से रे ऑफ लाइट आई रेयर में। ठीक, तो यहां तक तो तेज ट्रैवल करेगी, लेकिन जैसे ही उसे वाटर मिला तो क्या हो गया, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर हम एयर से कंपेयर करें तो बच्चों क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसी वजह से यहां पे स्पीड इसकी कम हो जाएगी और इसी की रीजन की वजह से ये अपने पास से बेंड होके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। समझ में आया होगा? अच्छा, कल एक और हम लोग ने पढ़ा था, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाए तब क्या होता है, वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। फिर से हम देखते हैं। अब देखो इस बार हमने ऊपर वाटर बना दिया और नीचे एयर बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार वाटर डेंसर मीडियम है और एयर रेयर मीडियम है। अब की रे ऑफ लाइट वाटर से आ रही है, वाटर से आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा इंटरफेस मिला। इंटरफेस पे सबसे पहला काम बच्चों हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो एक नॉर्मल बना दिया। ठीक, अगर यहां पे मीडियम चेंज नहीं होता बिल्कुल सीधी चली जाती। लेकिन जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर आ रही है बच्चों, तो कल हम लोग ने पढ़ा था किधर बेंड होती है? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। क्यों बच्चों? अब देखो वाटर से आ रही थी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो यहां पे लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में कम थी, लेकिन जैसे ही यहां इसको एयर मिली तो और तेज ट्रैवल करना शुरू हो गई। इसी वजह से अपने पास से बेंड हो गई। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम साइकिलिंग कर रहे हो। ठीक, अभी जिस रोड पे तुम साइकिलिंग कर रहे हो वहां भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। ठीक, तो तुम क्या करोगे? तेज तेज चलाओगे साइकिल। लेकिन जैसे ही आगे तुम्हें भीड़ मिल जाएगी, थोड़ा सा क्राउड होगा, तो तुम अपनी स्पीड कम करोगे ना। हो सकता है उसकी वजह से तुम्हें अपना पाथ भी चेंज करना पड़ जाए। तो सेम लॉजिक यहां पे भी यही अप्लाई होता है। तो जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट बच्चों क्या होती है? कम होती जाती है। इसी वजह से रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, दो लॉज थे रिफ्लेक्शन के, सेम ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब इसका क्या हो गया? अब हमने यहां पे फिर एक यहां बनाया इंटरफेस, ऊपर ले लिया एयर और नीचे ले लिया वाटर। अब स्पीड ऑफ, अब यहां पे रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है। ठीक, सरफेस पे हम नॉर्मल बनाते हैं। अब जब एयर से वाटर की तरफ आती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर आ रही है। ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक, अब यहां पे पहला लॉ क्या लिखा है? इंसिडेंट रे
तो जो लाइट फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल करती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्शन के बाद ट्रैवल करती है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, अब देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां देखना, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक प्लेन पे लाई कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल तीनों ब्लैक बोर्ड के अंदर ही तो लाई कर रहा है, कोई भी रे इसके बाहर तो नहीं निकल रही है, इसके अंदर तो नहीं जा रही है ना, उसी को कहा जाता है सेम प्लेन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये तुम तीनों पॉइंट को कॉपी में बनाओ तो तीनों कॉपी के अंदर ही लाई करना चाहिए, ये नहीं कि एक इसके अंदर चला जाए या बाहर चला जाए। ठीक, सेम प्लेन का मतलब यही होता है। ठीक, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब ये देखना, हाँ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों, कल हम लोग ने पढ़ा था, जो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ मिलकर एंगल बनाता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे के साथ मिलकर एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही पढ़ा था ना। अब यहां पे लिखा है दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब इनकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होती। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इसको अभी स्मॉल एन से डिनोट करेंगे बच्चों। हर बुक में अलग अलग से डिनोट किया गया है, लेकिन हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। और इसको रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये लॉ को कहते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। मतलब एन हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब कभी चेंज नहीं होती बच्चों। अब यहां पे लिखा है दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब देखो यहां पे लिखा है मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको कैसे लिखा जाता है अभी हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। यहां पे अभी ये समझ लो, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा सेम कैसे होती है ये देखना। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, अब देखो एयर और वाटर, जैसे ये ऊपर ही वाला एग्जाम्पल है। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर जो बन रहा है वो 60 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे आ रहा है वो 30 डिग्री है, और हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जब कैलकुलेट करके हमने देखा तो फॉर एग्जांपल मान लिया थोड़ी देर के लिए 2 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हम लोग ने क्या किया, मीडियम चेंज कर दिया। अब की भैया हमने वाटर, अब मान लिया हमने ये एंगल चेंज कर दिया। अब इस बार हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां पे ले लिया, हमने ऊपर ले लिया 50 डिग्री, और नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 40 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब देखो हमारा मीडियम तो सेम है ना, जब तक मीडियम सेम रहेगा बच्चों तब तक इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी, यही कह रहे हैं यहां पे। ठीक, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक, अगर मीडियम सेम है और अगर हम एंगल बदल लें तो इनको डिवाइड करने पे, इनका रेशियो निकालने पे ये वैल्यू हर बार सेम आती है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। और हाँ, अच्छा, अब हाँ हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं अभी हम लोग देख चुके, स्मॉल एन से। ठीक, अच्छा, अब होता क्या, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब बच्चों क्या होता है अभी पता चल जाएगा। ठीक, पहले यहां पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम एयर भी लिख सकते हैं। ठीक, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है, इन मीडियम। ठीक, वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट में माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है। हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ऐसे ही हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ एयर को एक सिंबल दिया, इसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को v से डिनोट करते हैं। ठीक, तो बच्चों यहां से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, स्मॉल n इज इक्वल टू c अपॉन v, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब देखो इसको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है, यहां हमने एयर के लिए स्मॉल a लिख दिया। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ऊपर रखा जाएगा। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब भैया किस मीडियम की निकालना है, एयर की निकालना है, तो भैया एयर में कितनी होती है स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे हम दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, तो दोनों आपस में क्या होगी, कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, अच्छा ये रेशियो होता है, तो बच्चों रेशियो में यूनिट नहीं होती है, याद रखना, तो मीटर पर सेकंड आपस में कट जाएगा, इसलिए 1 आ गई। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अभी हम देख लेते हैं वाटर का। देखो एक एग्जांपल वाटर का, अब की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, अब की हमें वाटर निकालना है, हमने इसके लिए W लिख दिया, फॉर्मूला सेम यही रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे अब की हमारा मीडियम वाटर है और ऊपर हमेशा किसकी स्पीड रखेंगे, वैक्यूम या एयर की स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बच्चों स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10 की पावर 8 कट गया और इसका यूनिट कट जाएगा 3/2, तो इसको सॉल्व करने में कितना आ गया, 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 1.5। अब देखो यहां पे एक टर्म आया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर तुम्हें खाली एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहे तो हमेशा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे कंपेयर करना रहेगा बच्चों, एयर से। तो मतलब हमेशा एक अगर 2 मीडियम है, अगर एक मीडियम गिवन है तो हमेशा दूसरे मीडियम को हमें एयर मानना पड़ेगा, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। जैसे बच्चों यहां हमें खाली जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा था, ठीक, तो यहां पे तो खाली एक गिवन है, तो यहां पे दूसरा मीडियम हम क्या मानेंगे, एयर मानेंगे। ठीक, जो ऊपर लिखा जाता है बच्चों, इससे यह समझ में आता है कि लाइट आ कहां से रही है, एयर से आ रही है, मतलब ऊपर क्या है, एयर है, और लाइट जो नीचे लिखा रहता है लाइट उसमें इंटर कर रही है, तो रेयर से डेंसर इट विल टेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से रिलेशन देखें तो इनवर्सली आ रहा है। इनवर्सली का मतलब अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट वो मीडियम में क्या होगी, कम होती जाएगी। अब यहां पे देखना, सबसे तेज स्पीड ऑफ लाइट कहां ट्रेवल करती, एयर, उसके बाद वाटर, उसके बाद ग्लास। यही ना बच्चों, 3 तरह के मीडियम कल हम लोग ने देखे थे। लेकिन अब यहां से रिलेशन कैसे है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना कम उसमें लाइट उतनी कम स्पीड से ट्रैवल करेगी। ठीक, तो इसमें से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, जिसमें सबसे धीमे लाइट ट्रैवल करे, तो ग्लास सबसे धीमे इसमें ट्रैवल करती है, उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, वाटर, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, एयर। आई होप ये रिलेशन भी समझ में आया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली रिलेटेड रहता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या होगी, कम होगी। तो यहां हम देख सकते हैं। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे ये देखना, रिलेटिव लिखा है, मतलब यहां पे 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें रिलेट करके पढ़ना है। ठीक, यहां पे खाली एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया रहेगा। जैसे पीछे हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता था, तो दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किस मीडियम का कंसीडर करते थे, एयर का, और उसे कहते थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे देखते हैं, when light passes from one medium to another medium, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is written as। देखो हाँ, एक चीज बच्चों यहां देखना, इसको लिखा कैसे जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम ये तो जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो लाइट जहां से आती है, ठीक, उसे ऊपर लिखते हैं, और लाइट जहां पे जाती है उसे नीचे लिखा जाता है। ठीक, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको रीड कैसे किया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यहां से हम फॉर्मूला एक बच्चों बना सकते हैं। यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 अपॉन
n1। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद होना चाहिए। अभी हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखा था, n इज इक्वल टू c अपॉन v, ये देखा था, ठीक। अब यहाँ पे हम ये 1 और 2 यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे हम एक मीडियम का नाम दे दें। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमने लिख दिया ऊपर एयर और यहाँ लिख दिया वाटर। तो अब बच्चों इसको कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका फॉर्मूला बच्चों कैसे बन जाएगा, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो जो नीचे लिखा रहता है उसको सामने ऊपर लिख देते हैं और जो ऊपर लिखा रहता है उनको नीचे लिख देते हैं। आई होप ये भी समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहां पे बच्चों एक टर्म आ रहा है वेलोसिटी। अगर हम स्पीड का कंपैरिजन देखें तो वो कैसे होगा, अब देखना, तो यही हम बता देते हैं। जैसे ये यहां पे हम लोग ने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये सबको रीड करना आ गया होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना भी आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n2 अपॉन n1। अब हम देखते हैं उनकी स्पीड का रिलेशन कैसे आता है, ठीक। तो अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा n इज इक्वल टू c अपॉन v, ठीक। तो c की वैल्यू तो दोनों मीडियम में सेम रहेगी, लेकिन अब ये 2 है मीडियम, ये 1 है, तो c अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे v है ना, तो यहाँ सेकंड मीडियम है तो इसके लिए यहाँ v2 लिख दिया अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, मीडियम 1 है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला तो ये रहेगा c अपॉन v, तो इस c की वैल्यू हर जगह सेम रहती है अपॉन v1। कोई दिक्कत, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो नीचे वाली वैल्यू है तो v1 ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, c और c कैंसिल हो गया, तो v1 अपॉन v2 आ गया। तो भैया स्पीड के रिलेशन में क्या फॉर्मूला आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, v1 अपॉन v2। तो यहां से एक बच्चों एक चीज देखने को मिलेगी, अब यहां पे जैसे तुम्हें इनके स्पीड का रिलेशन लिखना है तो जो वैल्यू नीचे लिखी रहेगी, ठीक, जैसे यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है तो यहां पे क्या लिख देंगे, उसकी वेलोसिटी ऑफ एयर, और जो ऊपर लिखी रहेगी उसको नीचे लिख देंगे, बस यही करना है बच्चों। इसी से न्यूमेरिकल आएगा, 2 मिनट में सॉल्व होगा। तुम्हें 3 वैल्यू गिवन रहेगी, एक तो पूछेगा, तो ये रिलेशन यूज करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रीड कैसे करते हैं ये भी पता चल गया है तुम लोग को। और एक चीज और, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कैसे रिलेटेड होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो फिर, तो यहां पे हम लोग का रिफ्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें नई वीडियोस के लिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।